नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अफगानिस्तान में अमेरिका ने आईएस के ठिकानों पर हवाई हमला किया है। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में मौजूद आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने काबुल में ड्रोन से हमले की पुष्टि की और हवाई हमले में काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा किया। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले में अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हो गई थी और उसी के जवाब में 48 घंटों के अंदर अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 ठिकानों को बनाया गया है निशाना। इन सारे आतंकवादियों को कौन तैयार करता है, कौन इन्हें बनाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही ये सारी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी हुई है। तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया। इन सारे आतंकवादी जो अलग अलग संगठन हैं, ये सारे चचेरे ममेरे भाई हैं एक दूसरे के और कोई नहीं है। इनको ट्रेनिंग और इनको सपोर्ट पाकिस्तान देता है। अमेरिका आतंकवादियों को तो मार रहा है, लेकिन आतंकवादियों को जो पैदा कर रहा है उसके खिलाफ आप क्यों नहीं एक्शन लेते? उनके खिलाफ एक्शन लेने की अब बारी आ गई है। अमित पांडे हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, चलिए ये तो एक बार धमाके हुए सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन संभावना ये भी है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में और आतंकी हमले हो। ऐसे में अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, क्या प्लानिंग है? क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सेना को कह दिया है कि आईएसआईएस के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, पूरे अधिकार दे दिए हैं। देखिए, अमेरिका का जो कदम है वो तो साफ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्लियर कर दिया है कि जगह और परिस्थितियों के मुताबिक अब वो अपने देश की हितों की रक्षा करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं और इसीलिए अब वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि गायत्री, ये कार्रवाई कितनी सख्त होगी और कितनी सटीक होगी? एयर स्ट्राइक हुई है, 3 जगहों पर हुई है, आईएसआई के कुछ लोग मारे गए हैं, ये 3 चीज हुई, लेकिन कौन लोग मारे गए हैं, कितनी अंदर तक वो एयर स्ट्राइक हुई है और आगे किस हद तक नुकसान पहुंचा है? ठीक इसी तरीके से आने वाले दिनों में अमेरिका की ओर से जो कार्रवाई होगी तो किस हद तक आगे बढ़ेगी, कितनी सटीक वो बैठेगी और कितनी खतरनाक होगी? क्या वह आईएसआईएस के इन बदली हुई परिस्थितियों में नेटवर्क उजाड़ने में सक्षम होगी? क्या अमेरिका के पास वैसे ही उतनी शक्ति रहेगी तालिबान के कब्जे से पहले? ये बहुत बड़े सवाल है और इन परिस्थितियों को ध्यान में रहकर सोचना होगा और इस पर सबकी नजर रहेगी। अमित, लौट रहे हैं आपके पास। अफगानिस्तान के काबुल में गुरुवार को हुए धमाकों के बाद मेडिकल सुविधाओं की कमी की खबरें सामने आ रही हैं और इस बीच तालिबान ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर वापस लौटने के लिए कहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान में सभी महिला डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए कहा है और इसके अलावा तालिबान ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी महिला स्टाफ को भी काम पर लौटने की हिदायत दी है। ये तालिबान का फरमान, महिला डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों से कहा गया है कि वो वापस लौटें। लेकिन अमित, जो धमाके हुए, 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, कितने लोग, कुछ पता चल पा रहा है कितने लोग जख्मी हुए हैं? इस वक्त वहां पर कितने लोगों को जरूरत है इलाज की? देखिए, कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की संभावना है और 150 से ज़्यादा जो मृतक है उनकी संभावना है और ये तादाद लगातार बढ़ सकती है। अमूमन धमाकों के बाद ये देखा जाता है कि एम्बुलेंस वहाँ पे आती है, स्वास्थ्य कर्मी तुरंत वहाँ पर मौजूद हैं। चाहे भारत में अगर हमने धमाके जो कवर किए हैं हमने उसमें देखा है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ धमाकों के बाद की तस्वीर देखी है, लेकिन अफगानिस्तान के काबुल में इस धमाके के बाद हमने ऐसी बहुत ही कम तस्वीर देखी, या यूँ कहें ना के बराबर तस्वीर देखी। तो इसमें इस बात की प्रबलतम संभावनाएं हैं कि जब धमाका वहाँ पर हुआ है तो इतनी ज़्यादा जो घायल जो लोग घायल जमीन पर जो पड़े थे, लोगों को भागने का मौका कम मिल पाया और जो गए भी तो कहाँ गए, कम अस्पताल नहीं पहुँचे, ये बात पक्की थी। तो इस ऐसी सूरत में जो नुकसान है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है और मृतकों और घायलों की संख्या लगातार 150 और 100 से कहीं ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले दिनों में। अमित, लौट रहे हैं आपके पास और इस बीच बता दें कि तालिबान का एक और नया फरमान आ गया है सामने। तुलु न्यूज के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक तालिबान ने काबुल में लोगों से गाड़ी, हथियार, गोला बारूद और दूसरा सरकारी सामान 1 हफ्ते में संबंधित अधिकारियों को लौटाने के लिए कहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अगर संबंधित अधिकारियों का सामान वापस नहीं किया गया तो उल्लंघन करने वालों से कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। तो ये एक और फरमान
जारी किया गया है। लेकिन अमित, मुझे ये बताइए कि अब वहां पर किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि हमने पिछले दिनों ये देखा, ये सुना कि तालिबान लड़ाकों को मारा जा रहा है। पंजशीर में जिस तरीके से मोर्चा खोला हुआ है, वहां से पता चल पा रहा है कि अब तालिबान के खिलाफ मोर्चेबंदी अभी भी चल रही है, जंग अभी भी चल रही है। और देखिए, पंजशीर में तो जो लड़ाके हैं उन्होंने तालिबान के खिलाफ हथियार उठाया हुआ है, लेकिन कितनी मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं और कितना नुकसान उन्होंने तालिबान को पहुंचाया, इस बात में अभी क्लैरिटी आनी बाकी। और जहां तक आम लोगों का तालिबान का विरोध है, तो छुटपुट हमने विजुअल्स देखे थे और तस्वीरें आगे देखी थी, लोग सड़कों पर उतरे थे अफगानिस्तान का झंडा लिए। लेकिन फिर वही है कि ये प्रदर्शन इससे आगे पिछले 2-3 दिनों से ये प्रदर्शन नहीं देखे गए हैं। तो ये तो जो लोगों का विरोध प्रदर्शन था, चाहे जो हथियार के साथ है, चाहे सड़कों पर। और अब तालिबान उनसे कैसे निपटता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त काबुल में, अफगानिस्तान में हालात ये प्रशासन का पूरी तरीके से अभाव है, व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार यहाँ पर उनकी जगह पर प्रशासक की भूमिका कौन निभा रहा है। तो तालिबान अगर ऐसे आदेश देता है हथियारों को लेकर, कहाँ हथियार जमा करने हैं, कैसे उनकी सूची बनेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अमित, लौट रहे हैं आपके पास। काबुल में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर के मुताबिक काबुल में सुरक्षा खतरे को देखते हुए यूएस नागरिकों को एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के गेट से दूर रहने के लिए कहा गया है। यूएस ने अपने नागरिकों से अबे गेट, ईस्ट और नॉर्थ गेट और न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गेट से तुरंत हट जाने के लिए कहा है। यूएस ने अपने नागरिकों की भीड़ वाली जगहों से भी उनको दूर रहने की हिदायत दी है और सोशल मीडिया के जरिए खबरों पर नजर रखने की भी सलाह दी गई है। लगातार वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए चिंताजनक, और इसी बीच यूएस की तरफ से ये एडवाइजरी और एक एडवाइजरी चीन की तरफ से भी अपने नागरिकों को लेकर जारी की गई है। लेकिन इन हालातों पर अब दुनिया कैसे देख रही है अमित, क्योंकि यहां पर तो लगातार अस्थिरता बनी हुई है। और देखिए, दुनिया, भारत समेत दुनिया के जितने देश हैं वह चिंतित हैं अफगानिस्तान में सुरक्षा को लेकर, और इसीलिए वो अपने नागरिकों को लेकर समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। काबुल धमाकों के पहले से भी जारी की गई थी एडवाइजरी और ब्लास्ट की आशंका जताई गई थी। यही नहीं, अब इन धमाकों के बाद अन्य धमाकों की भी, अन्य आतंकी घटनाओं की पूरी तरीके से आशंका जताई गई है अमेरिका द्वारा, भारत द्वारा या अन्य देशों द्वारा। और चीन जो कि तालिबान का इन बदली हुई परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा हिमायती दिख रहा था। सबसे पहले अगर हमें याद होगा कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो चीन की ओर से अपने नागरिकों और दूतावास के कर्मचारियों को आदेश आया था कि जो मौजूदा नया प्रशासन है उसके द्वारा जारी किए गए जो नियम है उनका पालन सख्ती से करें, जो चीनी नागरिक है, चीनी स्टाफ है वहाँ पर। लेकिन अब अपने नागरिकों को वो सुरक्षा के प्रति अलर्ट होने को चीन ने भी ये आदेश जारी किया है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीन भी कहीं ना कहीं इन धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर चिंतित है और इसीलिए अपने नागरिकों को उसने ये किया है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये जो आतंकी संगठन हैं वो अपने आप को बदल रहे हैं, कैसे हमले की योजना बना रहे हैं। इनको नाकाम करने में जो विश्व समुदाय है या अफगानिस्तान का मौजूदा तालिबान प्रशासन है वह कितना असरदार साबित होगा। अमित, लौट रहे हैं आपके पास। अमेरिका ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी करीब 5400 लोग अफगानिस्तान से उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका का यह बयान काबुल विस्फोट के एक दिन बाद सामने आया। अमेरिकी सेना के मेजर जनरल विलियम्स हैक ने कहा है कि हवाई अड्डे पर अभी भी लगभग 5400 लोग अफगानिस्तान से उड़ानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे पास अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य एयरलिफ्ट कर लोगों को निकालने की क्षमता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। There are still approximately 5,400 individuals on the airport as of this report awaiting for flights out of Afghanistan. We have the ability to include evacuees on U.S. military airlift out of Afghanistan until the very end. तो ये तो अमेरिका का दावा अपने नागरिकों को निकालने के लिए, लेकिन अमित, हमारे लोग भी क्या अभी वहां पर हैं और उनको निकालने के लिए अब भारत सरकार की तरफ से आगे क्या कदम, लेकिन क्योंकि चुनौतियां लगातार अब बढ़ रही हैं वहां पर। जी, चुनौती लगातार बढ़ रही है और बदली हुई परिस्थितियां और हमले के बाद और ज़्यादा जो चुनौती है वह कड़ी हो गई है, परिस्थितियां और ज़्यादा विषम हो गई हैं। लेकिन जहां तक भारत का इवैक्यूएशन प्रोसेस है, अभी तक जितना भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने एक शेड्यूल बनाया था, टाइम टेबल बनाया था
उस टाइम टेबल को मीट किया है। जो फ्लाइट्स आई हैं वो तय लोगों को ले आ पाई हैं, लेकिन अब इसके बाद जो आतंकी घटनाओं के बाद किस तरीके से जो वहाँ पर लोग फंसे उनको वापस लाया गया, इस पर भी रणनीति पर काम किया जाएगा। और फिलहाल अभी प्राथमिक तौर पर इस जो शेड्यूल बनाया गया है लोगों को वापस लाने का, उनमें कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी तय प्रक्रिया के मुताबिक जो लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया है अफगानिस्तान से, वह जारी रहेगी। और भारतीय एजेंसियां भी तमाम जो इंटेलिजेंस इनपुट है उनको लेकर सतर्क होगी। लेकिन अब ये पूरी की पूरी गतिविधियां सावधानी भरी एहतियात के तौर पर हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। जी अमित लौट रहे हैं और बता दें कि काबुल में गुरुवार को धमाके के बाद मौत का तांडव देखने को मिला था। धमाके के बाद एयरपोर्ट के बाहर के हालात की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जूते और चप्पल बिखरे दिखाई दिए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बैग और दूसरा सामान भी यहां वहां बिखरा हुआ दिखाई दिया। कल धमाके के बाद की हालात की ये कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से जूते चप्पल वहां पर पड़े हुए दिखाई दिए। अमित पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, वहां जो अफगानी लोग हैं, अब तो सुरक्षा को लेकर उनके लिए और बड़ा खतरा। एक तरफ तालिबान से लगातार उन लोगों को खतरा था ही, लेकिन अब वहां के जो आतंकी संगठन है वो भी एक्टिव हो रहे हैं और अमेरिका तो संभावना भी जाहिर कर चुका है कि हो सकता है और हमले हो वहां पर आतंकी। तो वहां के अफगानी नागरिकों के लिए अब ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, इससे पहले भी तालिबान आतंकी संगठन अफगानिस्तान में जो अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहे थे उनको चोरी छुपे सहयोग करता था, लेकिन अब तो तालिबान प्रशासक की भूमिका में आ गया है, एक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में आ गया है। तो अब कैसे इन आतंकी संगठनों के साथ उसके रिश्ते होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय जरूर है, इस आतंकी हमले ने ये साबित कर दिया है कि जो आतंकी संगठन वहाँ है वो अपनी सक्रियता पुरजोर तरीके से अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब हम जो भी करेंगे उसका जो विरोध है, हमारे ऊपर कार्रवाई है, उसकी संभावना बहुत कम है या फिर ना के बराबर में। तो ऐसे में होगा क्या? होगा ये कि जो लोग हैं वहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सरकार नहीं है। अगर कुछ आतंकी गतिविधियां होती भी हैं तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का कोई मैकेनिज्म नहीं है, और जो घायल होते हैं आतंकी घटनाओं में उनके लिए इलाज तक की व्यवस्था नहीं है। अमित लौट रहे हैं आपके पास, और इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि चीन ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। अफगानिस्तान में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से एहतियातन सुरक्षा बढ़ाने और अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर के अंदर रहने के लिए कहा है। काबुल एयरपोर्ट समेत हाई रिस्क वाली जगहों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। तो ये एक और एडवाइजरी चीन की तरफ से, चीनी दूतावास की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है चीन की तरफ से, और लोगों से कहा गया है कि वो घरों के बाहर ना जाएं। अमित, ये एडवाइजरी तो चीन की तरफ से जारी कर दी गई, लेकिन क्या चीन की तरफ से अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर कोई ऐसा कदम कि वो अपने नागरिकों को वहां से निकालने की सोच रहा है? फिलहाल चीन की ओर से तो ऐसा कुछ नहीं अभी सामने आया, क्योंकि चीन ही ऐसा देश था गायत्री जो सबसे ज्यादा तालिबान का हिमायती नजर आ रहा था। ये एडवाइजरी और ये जो चीजें हैं उसने केवल एक विश्व समुदाय के सामने एक जिम्मेदार देश होने के जताने के लिए कि वो जिम्मेदार देश है, इसलिए जारी की है, और ये दिखाने के लिए कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता करता है। लेकिन वास्तव में तालिबान के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं ये तो जग जाहिर है। इन आतंकी घटनाओं को लेकर चीन कितना गंभीर है और चीन किस तरीके से विश्व समुदाय के साथ इन आतंकी घटनाओं के खिलाफ सामने आता है, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसको एक नियमित प्रक्रिया हम चीन की ओर से कह सकते हैं, इससे आगे हमें चीन की ओर से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अमित लौट रहे, इस बीच एक अहम खबर मिल रही है। काबुल हमले के पीछे अब पाकिस्तान का कनेक्शन आ रहा है सामने। एक रिपोर्ट में इस बात का पर्दाफाश हुआ है कि काबुल हमले को अंजाम देने वाले इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत यानी कि आईएसकेपी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खड़ा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लश्कर के आतंकियों के साथ मिलकर आईएसकेपी बनाया और प्रॉक्सी वॉर के लिए तैयार किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आईएसकेपी का प्रमुख मौलवी मोहम्मद एक पाकिस्तानी नागरिक है और उसने लश्कर तैयबा के साथ अपने संबंधों के बारे में कबूल किया था। 2020 में अफगानिस्तान में काबुल में गुरुद्वारे पर हमले के आरोप में असलम फारूकी को हिरासत में लिए जाने के बाद मौलवी मोहम्मद को संगठन का नया प्रमुख बनाया गया था। फारूकी की तरह मौलवी मोहम्मद को भी आईएसआई से ट्रेनिंग मिली थी और वो भी लश्कर से जुड़ा था। अमित, एक तरफ तालिबान को ट्रेनिंग देने में पाकिस्तान का हाथ और अब दूसरी तरफ जो धमाके वहां पर हुए हैं, जो हमला हुआ है आतंकी,
उसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ। जी बिल्कुल, जो आतंकी है संगठन है इसमें कोई शक नहीं कि चाहे आईएसआईएस हो या तहरीक तालिबान हो, इन दोनों की जो जड़ें हैं वह पाकिस्तान से शुरू हुई हैं, पाकिस्तान में मौजूद हुई हैं। तो अब जब ये आतंकी पूरी की पूरी घटना होती है और इसके बाद ये रिपोर्ट सामने आती है तो पाकिस्तान को इसमें अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि आखिरकार वो क्या कार्रवाई कर रहा है इन आतंकी संगठनों के लिए। अगर ये आतंकी संगठन तालिबान के टेक ओवर के बाद सक्रिय होकर इतनी भयानक घटना को अंजाम देते हैं और इतनी भारी तादाद में लोग मारे जाते हैं तो जो जिम्मेदारी है पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान की भी बनती है और आने वाले दिनों में इस आतंकी घटना को भी लेकर पाकिस्तान को भी जवाब देना होगा कि आखिरकार उसके देश में मौजूद व्यवस्थाओं की मदद से कैसे आईएसआईएस का वो मॉड्यूल पनपा और कैसे इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। और इस बीच बता दें कि अफगानिस्तान से सुरक्षित लौटे पंजाब के लुधियाना के एक परिवार के 2 सदस्यों ने पीएम मोदी का आभार जाहिर किया। अफगानिस्तान से लौटे पिता और पुत्र काबुल में एक दुकान चलाते थे। दोनों ने अफगानिस्तान के बारे में खुलकर बताया और ये कहा कि हर कोई वहां से सुरक्षित लौटना चाहता है। कई लोगों ने वहां फंसे अपने रिश्तेदारों को जल्द से जल्द वापस लाने की अपील भी की। बिगड़ गई है, हालात ख़राब हो गए हैं। फिर से लोगों को, सरदार भाइयों ने हम लोगों को, सारे को, सारी फैमिलियों को बोला भाई जाना है दिल्ली में, सारे लोगों को सरकार बात लेकर आई। सरदार को हम यही अपील करना चाहते हैं जो हमारे बाकी के बंदे अपने आ जाएं, जैसे हम आ गए वो भी आ जाए, उनके भी छोटे छोटे न्याणे हैं, उनके भी बीबी बच्चे हैं। जब से तालिबान है बहुत बुरा हो रहा है, क्या उनकी रैलियाँ निकल रही हैं, हर जगह गोलीबारी हो रही है, बहुत मुश्किल आता है। मैं तो इंडिया सरकार ये तो उनके बहुत मेहरबानी, हमें यहाँ तक पंजाब में हमारे जो गुरसिख भाई वहाँ पे 100 बंदा उनको यहाँ पे लाया, जैसे वो भी उनके घर परिवार इधर है, वो भी सुरक्षित यहाँ पे पहुँच जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह कि राज्यों में कोरोना के नियमों का पालन नहीं होने पर तो चलिए एक बार फिर से तालिबान वाली खबर पर लौटते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए किस तरीके से सड़कों पर रैलियां निकल रही हैं। तालिबानी खुलेआम घूम रहे हैं, दहशतगर्दी मचा रहे हैं और इस सब के बीच वहां पर अब आतंकी संगठन भी हो चुके हैं सक्रिय। काबुल एयरपोर्ट पर हुआ सिलसिलेवार तरीके से हुए धमाके इस बात का सबूत है कि एक तरफ तालिबान की तरफ से आतंक मचाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे जो आतंकी संगठन है अब वो भी कहर बरपाने पर उतर आए हैं। इस सब के बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तालिबानी खुलेआम रैलियां निकालते हुए जो लोग लौटे हैं वहां से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना अफगानी सुरक्षित है वहां पर और ना ही वहां पर फंसे हुए भारतीय या फिर दूसरे मुल्कों के लोग। हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ दे। और आइए अमेरिका के पूर्व सांसद ने अफगानिस्तान के मसले पर क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। This incident should remind the American people that ISIS and Al-Qaeda are alive and well and are actively continuing to use terror to try to force the world to accept their demand that we convert to their interpretation of Islam. Unfortunately, America's powerful elite have downplayed this threat for many years for various reasons, which I'll be talking about more in depth in the near future. और इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर कोरोना पर। बड़ी खबर है कि गृह मंत्रालय ने चिंता जताई है। राज्यों में कोरोना के नियमों का पालन नहीं होने पर गृह मंत्रालय की तरफ से गहरी चिंता जाहिर की गई है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी किए जो 30 सितंबर तक लागू होंगे। नियमों के मुताबिक इस दौरान मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। तो गृह मंत्रालय की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। कोरोना के मामले जिन राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है और इसी वजह से गृह मंत्रालय की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, अब गृह मंत्रालय की तरफ से चिंता जाहिर की गई है, कहा क्या गया है, क्या इस बारे में कुछ दिशा निर्देश भी केंद्र की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से? स्पष्ट तौर पर गृह मंत्रालय की ओर से आदेश दिया गया कि जो कोरोना को पर काबू पाने के लिए, कोरोना की रोकथाम के लिए नियम होते हैं जैसे मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग करना है, बेसिक ये जो नियम होते हैं इन नियमों का पालन संबंधित राज्यों में नहीं हो रहा है। बेशक जो मामले हैं कुछ जगहों को छोड़कर वो मामले स्टेबल हैं या फिर घट रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रोकथाम के नियमों का
पालन नहीं हो रहा है और ये गहरी चिंता का विषय है और इसका अब सारे राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वह सख्ती से पालन करें। जी शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए बढ़ते आगे, बात छत्तीसगढ़ के घमासान की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दोपहर 1 बजे दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना हो गए। बघेल ने कल राहुल गांधी के साथ मुलाकात की थी और इसके बाद आज बघेल और 6 मंत्रियों समेत 50 विधायक रायपुर के लिए रवाना हो गए। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार घमासान मचा हुआ। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं तो दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव, और अटकलें ये कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और इसीलिए ये घमासान छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुप्पी साध ली, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि अगर आला कमान कहेंगे तो मैं कभी भी पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। इस बीच मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है राहुल गांधी से। रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगले हफ्ते वहां पर पहुंचेंगे, वो 2 जगहों का दौरा करेंगे, वो 2 जगहों का ही दौरा करेंगे, उसके मायने क्या हैं और क्या वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं? क्योंकि आज तो विधायक थे ना वहां पर, उनसे तो उन्होंने बात नहीं की, फिर वहां का क्या कार्यक्रम रहेगा? मुलाकात करने का ही मेन मकसद है। हालांकि बार बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट है राज्य में, छत्तीसगढ़ में जो भी मुख्यमंत्री की अगुवाई में काम हुए हैं पिछले 2.5 साल में, वो तमाम चीजों को वो देखेंगे। लेकिन इस देखने का मकसद यही है कि वो दिखवाना चाहते हैं कि 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी बात यह है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी सामने लेके आएंगे। मुख्यमंत्री की कोशिश यही रहेगी कि तमाम जो विधायक हैं या मंत्री हैं जो उनके खेमे के हैं, उनका जो पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ में कम से कम राहुल गांधी की फेस टू फेस मुलाकात हो। दिल्ली में तमाम जो नेता आए थे छत्तीसगढ़ से, कांग्रेस के विधायक या मंत्री, सबसे तो मुलाकात नहीं हो पाई राहुल गांधी की यहाँ पर, लेकिन 1 हफ्ते के बाद जब जाएंगे तो कहीं न कहीं वो मुलाकात भी करवाने की कोशिश करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ अच्छा है, मेरे शासनकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है और सब लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे ही कंटिन्यू रखा जाए और किसी तरीके की दिक्कत नहीं है राज्य में। लेकिन क्या टीएस सिंहदेव मानेंगे इस बात को? लौट रहे रवि आपके पास, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाने की मांग उठ रही है। इस सबके बीच एक रोज पहले दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और राहुल गांधी के बीच करीब 3.5 घंटे तक बैठक भी चली और इस बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। हालांकि इस मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि उनकी राहुल गांधी के साथ राज्य के विकास और उनसे जुड़ी कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और वो अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल गांधी से 3 घंटे की मुलाकात हुई है और आमंत्रण को स्वीकार किया राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ आने का। सर, क्या बात हुई? देखिए, राहुल जी से बहुत दिल खोल के बात हमने की और लंबी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ के राजनीति के बारे में, छत्तीसगढ़ के आर्थिक व्यवस्था के बारे में, छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, और अंत में मैंने राहुल जी से छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो छत्तीसगढ़ आएंगे। पिछली बार मुलाकात के बाद 10 जनपद पे मुलाकात हुई थी पार्टी आलाकमान से। आपने कहा था कि पार्टी के अंदर जहां बहुमत वहां 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं चलता, जब अलग अलग गठबंधन होते हैं, गठजोड़ की सरकार होती है, वहाँ होता है। ये बार बार मीडिया में भी खबरें आ रही थी, आपको भी 3 दिन के अंदर आना पड़ा दिल्ली, और ये अंदेशा हुआ कि आखिर तमाम विधायक और संगठन के लोग यहाँ क्यों पहुँचे हैं। तो क्या किसी तरह की इस तरह के फॉर्मूले की बात हुई थी? क्या नेतृत्व परिवर्तन का भी अंदेशा था? देखिए, पिछले दिनों आए तब भी मैंने, पुनिया जी ने, सब ने यही बात की कि विकास के मुद्दे में, योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। पिछले समय भी एजेंडा नहीं था, इस समय भी एजेंडा नहीं था। इस समय भी हमने विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा की, राजनीतिक चर्चा की, सब खुल के बात हुई। आप भी सीएम रहेंगे 5 साल तक? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिस दिन हाईकमान का है मैं पद छोड़ दूंगा। विस्तार से चर्चा हुई और अंत में मैंने राहुल जी से आग्रह किया कि चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ आना हुआ नहीं है, कोरोना काल के कारण से आपका आगमन नहीं हो पाया है,
छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन, छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि सब लोग मिलना चाहते हैं और अपने अपने जो क्षेत्र में जो काम किए हैं उसे आपसे अवगत कराना चाहते हैं। तो बहुत ही कृपापूर्वक राहुल जी मेरे आमंत्रण को स्वीकार किए और अगले सप्ताह बस्तर से दौरा करेंगे। लेकिन किसी भी विधायक को दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा या किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। टकराव की स्थिति कहीं नहीं है। भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इस पद पे तब तक हूं जब तक हाईकमांड के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा कहा जाता है, और जिस दिन कहेंगे मैं हट जाऊंगा। और टी.एस. सिंहदेव के द्वारा भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ये तो मेरे अधिकार की बात नहीं है, ये हाईकमांड में बैठे लोग, उनके अधिकार की बात है, वो जो निर्णय करेंगे वो सबको मंजूर होगा। रवि, पीएल पुनिया ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी विधायक को आलाकमान की तरफ से नहीं बुलाया गया था, लेकिन भूपेश बघेल अगर लेकर पहुंचे सभी विधायकों को, मंत्रियों को, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो है। तो इसलिए मुझे ये बताइए कि इसमें टी.एस. सिंहदेव का क्या, उनका रुख क्या है, उनका स्टैंड क्या है? क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अब नेतृत्व परिवर्तन हो, चेहरा बदल दिया जाए। राहुल गांधी तो जरूर चाहते हैं और यही वजह है कि भूपेश बघेल ने उनको छत्तीसगढ़ आने के लिए कहा है। तो थोड़े दिन के लिए मामला टलता हुआ जरूर दिख रहा है और यही वजह है कि भूपेश बघेल से बार बार उनके इस्तीफे के लिए या सत्ता परिवर्तन के लिए जब सवाल पूछा गया यूथ कांग्रेस में, तो उसको लगातार वो टालते गए। उनको ऐसा लगा कि कल तक वो बोल रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अब इस पर बोलना ठीक बात नहीं है जब तक कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में दौरा करके वापस नहीं आ जाते। तो इस बात को लेकर मनाने में वो जरूर कामयाब रहे हैं राहुल गांधी को कि एक बार आइए और देख लीजिए जमीनी स्तर पर क्या है। यही वजह है कि लगातार जो है यहाँ पर टी.एस. सिंहदेव दिल्ली में बने हुए थे। उनकी यही कोशिश थी कि जब छत्तीसगढ़ में सरकार का गठन हुआ था तो 2.5 साल का फार्मूला था, तो अब उस फार्मूले को याद दिलाना चाह रहे थे कि अब आपका समय आ गया है कि सत्ता को परिवर्तित करिए और मेरे पास मुझे कुर्सी दीजिए। लेकिन अभी फिलहाल अगले एक हफ्ते तक छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जब राहुल गांधी वहां पर जाते हैं और उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको लेकर क्या फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल अगले एक हफ्ते तक इसमें बहुत ज्यादा कुछ उथल पुथल वाली चीजें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बस अब राहुल गांधी के वहां पर विजिट करने का इंतजार है और पूरा का पूरा फैसला होगा केंद्रीय नेतृत्व का। लेकिन जिस तरह से विधायकों की फौज लेकर भूपेश बघेल पहुंचे, उसको देखकर लगता है कि भले ही एक हफ्ते तक तमाम चीजें हलचल ना भी देखने को मिले, राहुल गांधी के दौरे का इंतजार किया जाए, लेकिन क्या ये विवाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सुलझ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लौट रहे रवि आपके पास, बता दें कि राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में जुटे छत्तीसगढ़ के विधायकों से राज्य के प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की मुलाकात। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने कांग्रेस के विधायकों से बातचीत की, जिसमें भूपेश बघेल के समर्थकों ने कांग्रेस आलाकमान से नेतृत्व परिवर्तन नहीं करने की मांग उठाई। भूपेश बघेल की मुलाकात राहुल गांधी से 3 घंटे तक हुई है कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर क्या होगा। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कांग्रेस के मीडिया ब्रीफिंग हॉल में 24 अकबर रोड पे, और यहाँ संगठन से जुड़े लोग, तमाम लोग मौजूद हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष मौजूद हैं और नगर निगम के विभिन्न पदों पे आसीन लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हैं। अपने को कांग्रेस कार्यकर्ता नेता बताते हैं, लेकिन भूपेश बघेल के सब लोग समर्थक और ये मांग कर रहे हैं कि राज्य में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन न हो। अटल जी, आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आपने कहा कि किसी तरह का परिवर्तन न हो। भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को इनवाइट किया कि आप राज्य में आइए और वहाँ के प्रोग्रेस को देखें। अब क्या उम्मीद है? इसका मतलब साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें इनवाइट किया है एज ए मुख्यमंत्री कि वो छत्तीसगढ़ में आए और देखें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किस तरीके से विकास की धारा बहाई। उनके नेतृत्व में पिछले 2.5 सालों में छत्तीसगढ़ के जनमानस में छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की अलग जगी है।
इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसलिए उन्होंने राहुल गांधी जी को निमंत्रण दिया है कि वो छत्तीसगढ़ आएँ। छत्तीसगढ़ के किसान कितने खुशहाल हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो 32% हैं वो किस तरीके से खुशहाल है, ये देखने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। आप लोग ये बताएं, आप लोग पार्टी संगठन से जुड़े लोग, इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हो गई कि 2.5 साल का फॉर्मूला था कि नहीं, TS सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल, ऐसी स्थिति पैदा क्यों हो गई? आप लोग को क्यों लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो स्थिति 2.5 साल वाली है, ये मीडिया की बनाई हुई है। कांग्रेस जन पूरे छत्तीसगढ़ में एक हैं, पूरा संगठन एक है, पूरा सब मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के साथ हैं। और ये 2.5 वर्ष की जो बात है वो केवल और केवल मीडिया में है, न जनता में है, न संगठन में है, न कार्यकर्ताओं में है। ठीक है, बिल्कुल, न जनता में है, न संगठन में है, न कार्यकर्ताओं में। आपने कहा कि हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस में आज तक मैंने पिछले कई सालों से ऐसा नहीं देखा कि किसी मुख्यमंत्री के समर्थन में इतने नेता, विधायक या संगठन के लोग पहुंचे इस मांग को लेकर कि भूपेश बघेल या कोई सीएम ही राज्य का मुख्यमंत्री बना रहे। देखिए, 1.5 साल जो है लगातार कोरोना काल निकला है। हमेशा आप देखिए, विगत संघर्ष के समय भी हर 2 महीने में कांग्रेस के जन, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी यहाँ हमेशा सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए दिल्ली आते थे। 1.5 साल से हम लोग दिल्ली आ नहीं पाए थे। अभी जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ चली, चूँकि सारे लोग रात और दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए रात और दिन मेहनत किया है। ये सारे लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, इसलिए इनको दर्द हुआ, इसलिए यहाँ आए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने सीएम बघेल को नहीं बदलने की मांग उठाई। आइए सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। हम सब की मंशा है, छत्तीसगढ़ के किसानों की मंशा है, छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख मतदाताओं की मंशा है, छत्तीसगढ़ में 32% रहने वाले आदिवासियों की मंशा है कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री करे। जो मौजूदा मुख्यमंत्री, आप उनको हटाना नहीं चाहते, उन्हीं के नेतृत्व में अभी सरकार चलाना चाहते। पिछला 2.5 साल तो 1 साल चुनाव में गुजरा, लोकसभा का चुनाव, नगरीय निकाय का चुनाव। 1.5 साल कोरोना काल में केवल लोगों की सेवाएं करते हुए गुजरा। आना वाला 2.5 साल ही छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा लिखेगा और ये गाथा हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो। और इस बीच गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने क्या कहा, आइए वो भी सुनिए। कांग्रेस के युवा नेता और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। आप जब कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नहीं थे, तब भी केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों पे आवाज़ उठाते थे। रोजगार का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, तमाम मसलों पर आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई विवाद नहीं है, सबकी आवाज़ सुनी जा रही है। लेकिन पंजाब में आप देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ का मामला देख रहे होंगे, राजस्थान में पहले आपने देखा, तो इसको आप विवाद नहीं मानते? आपको नहीं लगता कि इससे पार्टी कमज़ोर होती है राज्य के अंदर, और खासकर ऐसे वक्त में जहाँ पंजाब में तो विधानसभा चुनाव होना है? जहाँ पर बड़ा परिवार होता है वहाँ पर चर्चाएं होती है, सवाल उठते हैं, लेकिन जब शाम होती है तो सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर नवजोत सिंह सिद्धू को अमरिंदर सिंह के खिलाफ क्यों खड़ा कर दिया जाता है? भूपेश बघेल के खिलाफ TS सिंहदेव की आवाज़ क्यों बुलंद हो जाती है? इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी को किसी के खिलाफ खड़ा नहीं किया गया और कोई हुआ भी नहीं है, लेकिन जब परिवार के 2 भाई किसी मुद्दे पर असहमत होते हैं तो चर्चा होती है, और वो चर्चा कहीं ना कहीं पड़ोस के पास भी पहुंचती है, लेकिन दोनों भाई तो एक है। और हमारे सारे स्टेटों में जो सरकार है या विपक्ष है, वो सब लोग एकजुट होकर उसी प्रदेश के हितों के अलावा किसी भी चर्चा में नहीं पड़ते। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने किसान आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया। ये लोग करनाल में सीएम खट्टर की अध्यक्षता में होने वाले बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। बड़ी संख्या में किसान बस्ताड़ा टोल पर हाईवे जाम करने पहुंचे थे। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। करनाल की तस्वीरें, हरियाणा के करनाल की ये घटना है, जहां पर बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ है। बीजेपी का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम का विरोध करने के लिए ये लोग पहुंचे थे और इसी दौरान पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने किसान आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। सीएम खट्टर की अध्यक्षता में बीजेपी का एक कार्यक्रम होने वाला था और उसी का विरोध करने के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। बड़ी संख्या में किसान बस्ताड़ा टोल पर हाईवे जाम करने के लिए पहुंचे थे और वहां की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने ये कदम उठाया और उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि हाईवे को जाम किया जा रहा था। और इस सब के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया किसान आंदोलनकारियों पर।
हरियाणा के करनाल की तस्वीर एक्सक्लूसिवली लाठीचार्ज करते हुए पुलिस की तरफ से। करनाल के अंदर आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, तो हमारे लोग बस्ताड़ा टोल पे जो करनाल से करीब 15 किलोमीटर दूर है वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। वहीं पे जाके पुलिस ने उनको घेरा है और बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है। साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डट कर मुकाबला करना है। मेरा अनुरोध है सारे हरियाणा के भाइयों से और हरियाणा के क्या उसके साथ लगते प्रदेशों के भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जहां जहां भी आप रोड जाम कर सकते हो, सभी टोलों पे या उसके अलावा जहां टोल नहीं है, जहां टोल दूर है, जहां जहां भी भाई रोड जाम कर सकते हैं वहां पे तुरंत रोड जाम कर दें। दीपक भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ऐसे हालात दीपक क्यों बने कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? जी देखिए, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल मीटिंग ले रहे थे और जिसमें प्रदेश से भाजपा के नेताओं को पहुंचना था और उस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए किसान बस्ताड़ा टोल पर एकत्रित हुए थे। उसी दौरान जो है ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी गाड़ी वहां गुजर रही थी और उसको काले झंडे दिखाए गए और हूटिंग हुई। पुलिस पहले से ही मौजूद थी क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, आसपास के जिलों से भी पुलिस बुलाई गई थी। तो इस चीज को रोकने के लिए पुलिस बस्ताड़ा टोल के पास पहुंची हुई थी और बस्ताड़ा टोल के आसपास धारा 144 घोषित कर दी गई थी और उसकी अनाउंसमेंट भी बाकायदा की गई और ये कहा गया कि किसान टोल को खाली कर दे और लोगों को आने जाने दे। तो उसी के मद्देनजर जब किसानों ने धारा 144 के उल्लंघन किया और किसानों ने टोल को खाली नहीं किया, तो इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारी किसानों के बीच झड़प हो गई और उस झड़प के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और लाठीचार्ज में कई किसान घायल भी हुए हैं और हम विजुअल्स में भी देख सकते हैं किसानों ने भी पुलिस के ऊपर कुछ प्रयास किया है जिस तरह से डंडे और लाठी मारने का, तो उस चीज का भी कहीं ना कहीं विरोध पुलिस ने किया और पुलिस दीपक को दिख रहा है, तस्वीरों में दिख रहा है। शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे थे। देखिए, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, लेकिन इस दौरान ऐसी भी तस्वीर सामने आई जब जिन पर लाठीचार्ज हो रहा था वो भी पुलिस पर डंडा चलाने पर उतारू दिखाई दिए। और आइए बढ़ते आगे। कोरोना काल में छात्रों की मदद के लिए सामने आया है लीड प्लेटफॉर्म। किस तरह लीड शिक्षा की दुनिया को बदल रहा है और किस तरह छात्रों को और सक्षम बना रहा है, ये बता रहे हैं खुद कंपनी के को फाउंडर और सीईओ सुमित मेहता। लीड की जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारे खुद के स्कूल्स के साथ। भारत में 500 से अधिक शहरों में और 2000 से अधिक स्कूल्स के साथ पार्टनर करते हैं। जब हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से बात की तो हमें ये समझ में आया कि लीड उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनकी जो लोकल सीमाएं हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ एकेडमिक रिसोर्सेज, लीड उनको उन सीमाओं से लांघ के इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करने के लिए सक्षम बनाता है। जो करंट कंडीशन है उसमें हमने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को किसी भी डिस्ट्रप्शन के बिना पढ़ाई कैसे प्रेजेंट की जाए। और लीड मास्टर क्लास के द्वारा हमने एक्सपर्ट्स को बच्चों तक पहुंचाया है, जैसे चेतन भगत, सानिया मिर्जा, जिन्होंने स्टोरी टेलिंग और फिटनेस के ऊपर क्लासेस लिए हैं। स्कूल्स बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एकेडमिक्स के बियॉन्ड, सोशल इमोशनल लर्निंग, पीयर लर्निंग, मेंटल वेलबींग के लिए बच्चों का स्कूल में जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी अप्रोच स्कूल्स के प्रति बिल्कुल 180 डिग्री चेंज करनी पड़ेगी कि डिफ़ॉल्ट हो कि सब स्कूल खुले रहें और जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे बंद रहें। सबसे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत में ये है कि हम अपने स्कूल्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करें ताकि जो बच्चे 6 से 7 घंटे स्कूल में बिताते हैं वो जो टाइम है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो और बच्चे अपने ट्रू पोटेंशियल को रीच कर सकें। अगर हम अपने स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करें तो भारत की जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसको कोई रोक नहीं सकता। और अब बड़ी खुशखबरी, मनी कंट्रोल प्रो के ताजा ऑफर के साथ आप प्रो को 365 रुपए प्रति साल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और 10,000 रुपए तक के एक्सक्लूसिव ऑफर पा सकते हैं। आज ही मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन कीजिए, ऑफर जल्द खत्म हो रहा है। और अब सबसे बड़ा ऐलान, सिर्फ 1 रुपए प्रति दिन में मनी कंट्रोल प्रो पाइए और रोज 50,000 रुपए तक के इनाम और मैकबुक प्रो का मेगा प्राइज जीतने का मौका हासिल कर सकते हैं। आज ही मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन कीजिए, ऑफर सीमित समय तक ही है।